नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको जो है एमपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपसे जो है साइंस के 2023 में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस क्लास में मैं आपके साथ 2022 में जो साइंस के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करूँगी। 2022 में आपके जो है लगभग 18 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे गए हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं। तो देखो ये जो एक्सिस होती है, देखो इसे जो है फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो होता है ये हमारा होता है एटलस और एक्सिस। ये दो बोन्स होती है, ये हमारी जो हड्डी होती है ये गले के पीछे यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो है पिवोट जॉइंट होता है, जोड़ होता है। ये दोनों हड्डियाँ दिखाई गई हैं, एटलस और एक्सिस, और यहाँ पर ये जो है एक दूसरे से एक जॉइंट बनाती हैं कार्टिलेज लिगामेंट्स के द्वारा। ठीक है, अब देखो जो जोड़ होते हैं हमारी हड्डियों के, उसमें 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। एक होते हैं फाइब्रस जॉइंट, यहाँ पर हमें बताया गया है कार्टिलेजियस, फाइब्रस और सिनोवियल। जो हमारे पाइवट जॉइंट आते हैं वो सिनोवियल जॉइंट में आते हैं। सिनोवियल जॉइंट कौन से जॉइंट्स होते हैं? जो हमारे को मूवमेंट प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारा घुटना हुआ, कूल्हा हुआ, हाथ की जो शोल्डर होता है, शोल्डर हुआ, ये सारे जॉइंट्स जो होते हैं मूवमेंट में रहते हैं, तो ये हमारे सिनोवियल जॉइंट्स में आते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें आता है हिंज, एक होता है पाइवट, सैडल। तो ये जो होते हैं ये सारे जॉइंट्स है सिनोवियल के टाइप्स होते हैं। हिंज में जो है हमारी ब्रेस्ट का जॉइंट आता है, पाइवट मैंने आपको बताया एक जो गले के पीछे की हड्डी होती है उसमें आता है। सैडल जो होता है वो होता है हमारा अंगूठा, जो होता है ना, अंगूठे के यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं, फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं जो ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं, वो आते हैं हमारे सैडल जॉइंट्स में। अब देखते हैं फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिसमें जो है 2 हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती हैं, संयोजी उत्तक जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं उसके द्वारा जुड़ी होती हैं, पर इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ये इमूवेबल होते हैं। जैसे हमारी जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में जो जॉइंट्स होते हैं, स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। या फिर हमारा टीथ और उसकी जो रूट होती है उसके जॉइंट्स हमारे जो है फाइब्रस जॉइंट में आते हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल, या इसे हम बोल सकते हैं अचल होते हैं। तीसरे टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं कार्टिलेजियस। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, 2 जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती हैं। कार्टिलेज मीन्स उपास्थियां, जो हमारी उपास्थियां होती हैं उनके द्वारा ये जुड़ी हुई होती हैं। इनमें बहुत लाइट मूवमेंट्स होता है। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल आपको दें तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये हमारा एग्जाम्पल होता है कार्टिलेजियस जॉइंट का। यहाँ पे मैं होप करती हूँ कि तुम्हें जो है जॉइंट सारे अपने समझ में आ गए होंगे कि 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया था? तो ये जो है कीट प्रतिरोधी के लिए विकसित किया गया था, क्योंकि हमारे जो फसल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि कीड़े लग जाते हैं और कीड़ों की वजह से वो फसल खराब हो जाती है। ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में लगभग जो है बैंगन की 86% तक जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी। और वो किस कारण से हुई थी? आप अपने घरों पे भी जब बैंगन लेके आते हैं तो आप देखते हैं बैंगन के अंदर एक कीड़ा होता है, उस कीड़े की वजह से जो है पूरी फसल वहाँ की ख़राब हो गई थी। अब ये जो बैंगन में जो कीड़ा होता है इसको कहा जाता है EFSB। ये जो होता है एग प्लांट, बैंगन को इंग्लिश में एग प्लांट कहा जाता है, एग प्लांट फ्रूट एंड शूट बैरियर।
इस नाम से जो कीड़े का जो नाम है वो ये दिया गया था। अब देखो बीटी कॉटन जो सबसे पहले यूज़ किया गया था, टमाटर की जो फसल बनी थी वो सबसे पहले हमारी बनाई गई थी। इसमें होता क्या है कि हम जो है ऐसी फसल तैयार करते हैं जो अपने आप में ही रोगों से लड़ने के लिए जो है सक्षम होती है। जीवाणु उसमें यूज़ किए जाते हैं जो है विषैले कण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वो अपने आप को रोगों से बचा पाती है। तो सबसे पहले 1987 में ये टमाटर के लिए यूज़ हुई थी। उसके बाद इंडिया में बीटी कॉटन और अभी हाल फिलहाल में जो है बीटी बनाना भी पे भी काम चल रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन के जो होता है खून का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब देखो विटामिन ए क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से हमारे अंदर जो है रतौंधी हो जाती है और हमें आंखों से दिखने में थोड़ी कमी होने लगती है। विटामिन बी की अगर बात करें तो विटामिन बी की वजह से जो है कमज़ोरी, थकान या हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया होता है, जिसे हम कह रहे हैं ना कि खून का थक्का जमाने में ये मदद करता है। अगर खून का जो थक्का है वो नहीं जमता तो हीमोफीलिया एक बीमारी होती है जो है सबसे पहले जो देखी गई थी वो क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की, उसमें इस बीमारी को पाया गया था। सबसे पहले उसमें इस बीमारी को पाया गया था। इसे कहते हैं हीमोफीलिया। अब विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से जो है हड्डियों से संबंधित बीमारियां होती हैं। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में जो है ऑस्टियोमलेशिया होता है। कहते हैं कि बड़ों में जो है हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं, वो सब विटामिन डी की वजह से होता है। देखो हम आगे समझते हैं कि जो हमारा खून का थक्का जमता है वो आखिर में जमता कैसे है। हमारा जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों चीज़ें होती हैं। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स जो है हमारी वायु के जैसे ही संपर्क में आते हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम से जब मिलता है तो थ्रोम्बिन बनता है। ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रोनोजन के साथ मिलके जो है फाइब्रिन बनाता है, जो एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रिनोजन के साथ फाइब्रिनोजन के साथ मिलके जो है फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन, ये जो फाइब्रिन होता है ये एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जाली जैसी जो है, ये जो है जाली जैसा होता है। तो होता क्या है, जब हमारा ब्लड बाहर आता है तो जो जाली बन जाती है उसकी वजह से जो है हमारा थक्का जमना शुरू हो जाता है, ब्लड वहाँ पे रुकना चालू हो जाता है। तो ये प्रोसेस थी हमारा जो खून का थक्का हमारी बॉडी में जमता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वायु की गति का मापन किया जाता है। अब देखो वायु की गति का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो वो हमारा एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे हम और चीज़ें देखते हैं कि बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर क्या काम करता है, तो बैरोमीटर हमारे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या दाब, वायुमंडलीय दाब नापने के काम आता है। हाइग्रोमीटर जो होता है वो हमारी आर्द्रता नापने के काम आता है, या हमारे वायुमंडल में कितने वाटर वेपर्स हैं उसकी मात्रा नापने के काम में लिया जाता है हाइग्रोमीटर, आर्द्रता नापता है ये। तीसरा हमारा अधिकतम और न्यूनतम, ये तो हमारा थर्मामीटर होता है, तो हम इसमें तापमान नाप सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो है सारे ही जो आपके ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है कि कौन से जो इसमें आपको मेज़रमेंट के लिए बताया गया है, कौन सी चीज़ किस चीज़ में काम आती है। अब जो एनीमोमीटर है वो जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं मौसम विज्ञान का अध्ययन करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें जो है वायु की गति नापनी होती है,
हमारे मौसम स्टेशन उपकरण में इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें वेग का मापन का जो महत्व होता है जहाँ पर, वहाँ इसे यूज़ करते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटई रोग करता है। तो हमारा जो ये रोग है ये कैडमियम प्रदूषण के द्वारा होता है। अब देखो कैडमियम, जब पानी में हमारे कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तब ये रोग होता है। अब इससे होता क्या है, जब इटई रोग होता है तो हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत पेन होने लगता है, और इसकी वजह से जो है लीवर और फेफड़ों का कैंसर भी होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर पारा प्रदूषण या मरकरी पॉल्यूशन की, तो मरकरी पॉल्यूशन की वजह से जो है मिनीमाटा रोग होता है। मिनीमाटा, ये रोग जो है सबसे पहले देखा गया था जो जापान की खाड़ी, जापान में एक मिनीमाटा नाम की खाड़ी है, वहाँ पर जो मछलियाँ थी उनके अंदर जो मरकरी की मात्रा ज़्यादा थी हो गई थी, और उसका जो मांस जिन लोगों ने खाया उनमें इस बीमारी को सबसे पहले देखा गया था। आगे देखें आर्सेनिक प्रदूषण। आर्सेनिक प्रदूषण क्या होता है, ये भी हमारा वाटर में जब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो आर्सेनिक वहाँ पर हम आर्सेनिक की मात्रा हमारी बॉडी में भी ज़्यादा हो जाएगी, हम पानी पिएंगे तो ड्रिंकिंग वाटर में, तो क्या होता है कि इससे जो होता है त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, त्वचा का कैंसर या त्वचा पे छोटे छोटे घाव बनने लगते हैं, तो ये होता है हमारा आर्सेनिक अगर पॉल्यूशन हमारे पानी में बढ़ जाए। नाइट्रेट पॉल्यूशन, नाइट्रेट पॉल्यूशन बढ़ता कैसे है, जब हमारे फर्टिलाइजर जो हम यूज़ करते हैं अपने खेतों में अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए, तो वो फर्टिलाइज़र जब पानी में आ जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेसिव फर्टिलाइज़र हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। वो जब मृदा के थ्रू जब पानी में आ जाते हैं तो क्या होता है कि नाइट्रेट की मात्रा जो है बढ़ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये जो है इसकी वजह से जो बेबीज़ होते हैं उनकी जो कलर होता है वो ब्लू पड़ने लगता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बीमारी होती है नाइट्रेट के प्रदूषण से। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किसे चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ पर जो है FPO को जो है सबके लिए जो है अनिवार्य किया गया है। अब FPO के बारे में देखते हैं। FPO क्या है, एक फूड मार्क है, ठीक, जो हमारा जो है जिसकी फुल फॉर्म है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ये जितने भी हमारे प्रसंस्कृत फूड हमारे होते हैं, जैसे कि आप मकेन्स यूज़ करते हैं या जो प्रोसेस्ड फूड हमारे आजकल पैकेट्स में फूड्स आने लगे हैं, आप बस डालो और बना लो, तो उन सब फूड्स के लिए जो है इसका इसका मार्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो यहाँ पे बताया गया है प्रसंस्कृत फल उत्पाद, जैसे कि जैम वगैरह होता है, अचार होते हैं, इन सब के लिए जो है इसका होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर हमारे और भी कुछ मार्क बताए गए हैं, जैसे कि हमारा हॉलमार्क। हॉलमार्क को तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हम चांदी या जो भी ज्वेलरी लेते हैं सोने की, मतलब मेटल की शुद्धता के लिए जो मार्क यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है हॉलमार्क। फिर हमारा आता है ISI। ISI जो होता है हमारे औद्योगिक उत्पाद जो होते हैं उनके मानक चिन्हों के लिए जो है ISI मार्क दिया जाता है। फिर बात करते हैं BEE। BEE क्या है, जो हम देखते हैं ना हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आते हैं उस पर एक स्टार रेटिंग होती है। आपके घर में फ्रिज होगा या वॉशिंग मशीन होगी, जो AC वगैरह आप यूज़ कर रहे होंगे, उन सब पे एक स्टार रेटिंग आती है। कहा जाता है कि जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी ज़्यादा आपका एनर्जी एफिशिएंट होगा। तो यही जो है यही मार्किंग जो है BEE कहलाती है। तो ये मार्किंग्स आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष किसका संक्षिप्त रूप है। तो आयुष किसका संक्षिप्त रूप है, आयुष जो है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का जो है संक्षिप्त रूप है। आयुष मंत्रालय का जो गठन है 9 नवंबर 2014 को हुआ था। ये किस लिए गठन किया गया था कि जो हमारी प्राचीन चिकित्सा है, क्योंकि हम ये आयुर्वेद, यूनानी और ये सारी जो प्राचीन चिकित्साएं हैं इन्हें हम जीवित रख सकें, इनके बारे में हम लोगों को नॉलेज दे सकें,
एलोपैथ से हटके इन्हें भी आगे यूज़ किया जा सके। तो सबसे पहले इसके लिए जो है 1995 में भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथिक विभाग बना था, और उसके बाद इसका नाम बदलकर जो है 2003 में इसका नाम आयुष विभाग कर दिया गया था। और अब जो है इसी से काटकर एक अलग से जो है मंत्रालय बना दिया गया है, आयुष मंत्रालय, या ये कह सकते हैं कि इसी का एक विस्तृत भाग है जिसे हम आयुष मंत्रालय के नाम से आज जानते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? ये जो हमारा 2022 के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर है वो महू है, क्योंकि महू में जो है 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर जो है ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अनुसंधान व प्रशिक्षण के नेतृत्व कराने के उद्देश्य से महू में जो है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ ये हमारा एक याद रखने वाला बिंदु है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? देश की सीमाओं से परे, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही है पूरे इंटरनेशनल एरिया की, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो ये जो हो जाएगा, ये विश्वव्यापी पहुँच की बात ये यहाँ पर कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विश्वव्यापी पहुँच। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? देखो इस चीज़ को नोट डाउन करें, फायदा नहीं है बोला है। अगर आप देखते हैं ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन कहता है वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। रोबोट्स का जो फॉर्मेशन है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो असमर्थ लोग जो हैं उनकी मदद कर सकें, उनको हम अलग अलग एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकें। जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मनुष्य का काम करना संभव नहीं है, वहाँ पर हम जो है रोबोट से काम करवा सकें। फिर दूसरा जो है वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। अगर नौकरियां विस्थापित हो जाएंगी तो ये मनुष्य के लिए फ़ायदे की बात होगी या नुकसान की बात होगी? यह नुकसान की बात होगी। तो ये जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये इसका फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली में होगा क्या, क्योंकि जो रोबोट्स हैं वो थकते नहीं हैं, और एक रोबोट जो है कम से कम 10 से 12 या मैक्सिमम 100 लोगों तक का काम एक रोबोट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, लोगों की जो नौकरियां हैं वो चली जाएंगी, ऐसा माना जाता है। तो ये जो है नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रेगुलर जो है डेवलप करती रहती है। तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी आती रहेंगी, इंसान को टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो वहाँ पे जॉब नहीं जाएंगी। वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर मनुष्य की जान को खतरा हो। जैसे कभी कभी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर मनुष्य को काम, जैसे हम कहते हैं सीवेज में काम करने वाले जो मनुष्य होते हैं उन्हें जो है हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो वहाँ पे हम जो है रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, वह थकते नहीं हैं और ना ही विश्राम करते हैं, क्योंकि रोबोट्स जो है मशीन है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, मशीन है। तो मशीन कभी थकेगी नहीं और वो रेगुलर काम करते रहेंगे। तो ये चीज़ हमें समझ में आई कि इसका आंसर बी है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? मीन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ये जो है पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कहता है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना। स्पष्ट कंटेंट लिखना ये जो है एआई का काम है। छोटे कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, यह भी एआई का काम हो गया। लोगों को सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना, यहाँ पर जो है आंसर होगा इसका ए। देखो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया अनुकूलन होता क्या है कि इसमें कोई कंपनी या कोई संस्था अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन उपस्थिति दिखाती है। कैसे लोगों को पता चलेगा कि हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट्स हैं, उसे दिखाने के लिए वो उन्हें ऑनलाइन लेके आती है, वहाँ पे अपना प्रचार करती है ताकि लोग उन्हें जानें और उन्हें खरीदें। इसके लिए यूज़ किया जाता है सोशल साइट्स का। पूरा जो हमारा एक नेटवर्क बनता है उसे बोला जाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं, देखो अनुपालन। अब देख कोई भी अगर साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए होंगे, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए होंगे, तो उसका अनुपालन करना होगा। हाँ, ये सही है। दूसरा, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा। सुरक्षा जो साइबर सुरक्षा है उसमें आंतरिक जो खतरे होते हैं, मान लो कोई हमारी अंदर से ही कोई डाटा चुरा ले तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने होंगे, तो ये भी सही है। बाहर खतरे की रोकथाम, जो बाहर से हैकर्स या बाहर से कोई भी इंसान हमारे इंफॉर्मेशन को चोरी ना करे, उसका भी यहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा। तो ये जो है उपरोक्त सभी जो है इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, ये सभी चीज़ों पर काम करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। तो ई गवर्नेंस, ई का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस जैसे हमारी नॉर्मल गवर्नमेंट काम करती है इसी तरीके से हमारी जो ई गवर्नेंस है वह भी एक नागरिकों को सरकारी सूचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए वहाँ पर जो है आईटी का यूज़ किया जाता है, उसे कहा जाता है ई गवर्नेंस। तो तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्थाएं देना, इसे हम कहेंगे ई गवर्नेंस। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो जॉन मैकार्थी को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। ये जो थे ये एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे और ये जो है मैथमेटिशियन और कंप्यूटर की इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। इन्होंने जो सबसे पहले एआई वर्ड यूज़ करा था वो 1955 में इन्होंने एआई वर्ड का यूज़ करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। आभासी सहायक को अगर हम समझें तो आभासी सहायक क्या होता है कि हमने कोई भी अपनी भाषा में कोई भी बात बोली, कोई भी कमांड दी किसी मशीन को, तो वो क्या करेगी, उस पर तुरंत एक्शन लेके वो उस काम को कर देगी। जैसे कि सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल जो है वह है एलेक्सा। एलेक्सा में आपने जो है अपने टीवीज़ पे ऐड देखा होगा, एलेक्सा यह गाना चलाओ या एलेक्सा इस चीज़ को खोज के बताओ, तो वो उसमें सारी चीज़ें बोल के वो बताती है। तो ये जो है ये प्रोडक्ट है गूगल का, ये जो है आभासी सहायक का उदाहरण है। दूसरा जो है कोटार्ना, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी एक आभासी सहायक है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तीसरा जो सिरी भी एक आभासी सहायक है, ये एप्पल कंपनी का है। तो लास्ट क्या बचा हमारा, कॉर्टेसा, ये जो है हमारा आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टनल डायोड। देखो स्विचिंग को समझते हैं, स्विचिंग क्या होता है, जैसे आप अपने घर में जो स्विच होते हैं ऑन ऑफ करते हैं, इसी तरीके से टनल डायोड जो होता है वो पूरी सर्किट को ऑन ऑफ का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर ये डायोड लगा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कभी तो यहाँ से करंट को पास होने देगा, एकदम रोक देगा, जिस हिसाब से हमें चाहिएगा, इधर आउटपुट जिस हिसाब से हमें चाहिएगी उसी हिसाब से ये यहाँ पर स्विचिंग करेगा। तो अब जो बाकी डायोड्स होते हैं, बाकी डायोड्स के बारे में देख लेते हैं। जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो करंट को जो है दोनों तरफ फ्लो करने की अनुमति देता है, जबकि जो नॉर्मल जो डायोड्स होते हैं उनमें करंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जीनर डायोड जो है करंट को दोनों तरफ जो है करंट को फ्लो करने देता है, दोनों तरफ करंट फ्लो होता है, विद्युत प्रवाह करती है। वहीं पे बात करते हैं हम वैरेक्टर डायोड की। तो वैरेक्टर डायोड क्या होते हैं, वैरेक्टर डायोड जो है रिवर्स बाइस पे काम करते हैं। नॉर्मल जो हमारे डायोड्स होते हैं वो फॉरवर्ड बाइस पे काम करते हैं, लेकिन वैरेक्टर डायोड जो है हमारे रिवर्स बाइस पे काम करते हैं। शॉटकी डायोड वो डायोड्स होते हैं जो बहुत लो वोल्टेज पे जो है काम करते हैं,
ये जो है लो वोल्टेज पे काम करते हैं। जो हमारे टनल डायोड हैं ये भी जो है हमारे लो वोल्टेज पे काम करते हैं, परंतु ये जब वोल्टेज हाई हो जाती है तो ये एक नॉर्मल जैसे पीएन डायोड हमारा वर्क करता है, नॉर्मल पीएन डायोड की तरह काम करते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे ये समझते हैं कि डायोड्स जो है होते क्या है। हम सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हम पी और एन टाइप की डॉपिंग करके पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो ये पी और एन दोनों को मिला के जो एक जंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे दोनों के यहाँ पे बीच में ये जंक्शन बना, दोनों को मिला दिया, ये जो होता है ये डायोड होता है। इसको जो है इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जो है इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में उपयोग की नहीं की जा सकती। तो देखिए ये जो अशुद्धि अंतःक्षेप है, ये मैंने आपको बताया जो डोपिंग होती है सेमीकंडक्टर्स में, डोपिंग करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और होल बनते नहीं हैं। इसमें जो है होता क्या है, मान लो सेमीकंडक्टर है ये एक, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक सेमीकंडक्टर की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इसमें डॉप किया जाता है एलिमेंट उसमें या तो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे हम उन्हें डॉप कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जो है डेवलप नहीं हो रहे हैं। बाकी जो तीनों तकनीक हैं, तापीय सक्रियता, प्रकाशीय सक्रियता और जो है संघट्ट आयनीकरण, इम्पैक्ट आयनाइजेशन, थर्मल एक्साइटेशन और फोटो एक्साइटेशन, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स बनते हैं। देखो अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको फोटो एक्साइटेशन का। ये मान लो एक लेयर है, ठीक है। इस पे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस बैंड है, यहाँ एक कंडक्शन बैंड है। अगर हम यहाँ पर जो है इसको हम जो है फ़ोटो इमिट करेंगे या हम यहाँ पर इस पर लाइट डालेंगे तो क्या होगा, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और ये जो है कूदकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, एक होल जनरेट हो जाएगा। होल मतलब वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह छोड़ के आगे चला गया, तो उसी जगह जो है खाली हो गई, उस जगह को कहा जाता है होल। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि एक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो निकल गया लेकिन वहाँ पे एक प्रोटॉन है, तो जो वो होल है वो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपनी जगह छोड़ के चला जाता है। तो इससे होता क्या है कि हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होल का जो है जनरेशन होता है, पर जो हमारी डोपिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पक्षपात का स्रोत नहीं है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे काम करता है, सबसे पहले हम उसे कोई डेटा देंगे, ठीक है, उसके अंदर कोई एल्गोरिथम बनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मशीन अगर काम कर रही है तो उसकी कोई प्रोग्रामिंग की गई होगी, उसकी कोई एल्गोरिथम बनी होगी, तभी वो काम कर रही है। और उस इन सब कामों को करने के लिए जो है कुछ लोग वहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके स्रोत हैं, परंतु जो क्षमता है वो खुद से डेवलप करता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चे को शुरू में बचपन में उसे बोलना नहीं आता, धीरे धीरे वो चीज़ों को देख के सारी चीज़ें डेवलप करता है अपने अंदर। इसी तरीके से जो एआई से जो मशीन्स बनती हैं उनमें कुछ चीज़ें तो हम पहले से ही इनबिल्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करते हैं और वो एकदम से उस पर एक्शन ले सकते हैं, जैसा कि आपने रोबोट्स मूवी में देखा होगा। तो आज की जो हमारी
सेक्शन था वो यहीं पे ख़त्म। 2022 में आए हुए जितने भी प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगली क्लास में हम आपके साथ 2021 में आए हुए प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।